दिमाग और बुद्धिमत्ता यानी हमारी इंटेलिजेंस, ये एक ऐसा विषय है जिसने सदियों से हम सबको हैरात में डाला हुआ है। बिल्कुल, इंसानी दिमाग सच में एक बहुत बड़ा रहस्य रहा है। हाँ, और बचपन से हमें एक ही कहानी सुनाई जाती है ना, कि जो बच्चा स्कूल में सबसे अच्छे मार्क्स लाता है या जिसके मैथ के सवाल सबसे जल्दी हल होते हैं, वही दिमाग वाला है, वही सबसे स्मार्ट है। ये एक बहुत ही आम सोच रही है हमारे समाज में। सही कहा। और इस क्षमता को नापने के लिए 1 सदी से भी ज्यादा समय से IQ स्कोर का बड़ा लंबा इतिहास रहा है। ऐसा लगता था जैसे बुद्धिमत्ता किसी एक अकेले नंबर में कैद की जा सकती है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में हम जनरल फैक्टर या G वेक्टर कहते थे। एग्जैक्टली। एक तरह से मान लीजिए जैसे पुराने जमाने के कंप्यूटर्स में सिर्फ एक सिंगल प्रोसेसर होता था, वैसा ही दिमाग को मान लिया गया था। लेकिन मैं सोच रही थी, क्या सच में दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम इतना सीधा और सरल है? देखिए, अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो 20वीं सदी की शुरुआत में ये फैक्टर एनालिटिक अप्रोच काफी मशहूर था। उस वक्त पूरी एकेडमिक चर्चा इस एक सवाल पर टिकी थी कि क्या इंटेलिजेंस एक यूनिटरी कंस्ट्रक्ट है, यानी क्या ये पूरी की पूरी बुद्धिमत्ता सिर्फ एक अकेले तत्व से बनी है? हाँ बिल्कुल। पर जैसा कि हमारी आज की इस गहरी छानबीन में हम देखेंगे, समय के साथ दिमाग को देखने का ये चश्मा पूरी तरह बदल गया। और यही हमारा आज का मुख्य उद्देश्य भी है। इस विश्लेषण में हम दिमाग और इंटेलिजेंस के बारे में इस सदियों पुरानी समझ को पूरी तरह से बदलते हुए देखेंगे। हमारे पास आज एक बेहद दिलचस्प एकेडमिक सोर्स है जो हमें 3 महान मनोवैज्ञानिकों के कामों के बारे में बताता है। J.P. गिलफोर्ड, हावर्ड गार्डनर और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। हाँ, इन तीनों ने इस पुरानी G फैक्टर वाली सोच की बुनियाद को हिलाकर रख दिया और ये साबित किया कि स्कूल के मार्क्स किसी भी इंसान की असली काबिलियत का पूरा पैमाना कभी नहीं हो सकते। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। जरूर, कहाँ से शुरू करें? J.P. गिलफोर्ड की स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस या जिसे SOI थियरी कहते हैं, वहां से शुरुआत करती हूँ। गिलफोर्ड ने इंटेलिजेंस को एक सटीक और सिस्टमैटिक कलेक्शन के रूप में देखा था। उनका मानना था कि दिमाग अलग-अलग तरह की इंफॉर्मेशन को अलग-अलग तरीके से प्रोसेस करता है। सही बात है। उन्होंने उस सिंगल प्रोसेसर वाली थियरी को पूरी तरह नकार दिया। यहां तक कि उन्होंने प्राइमरी एबिलिटीज के छोटे ग्रुप्स को भी नहीं माना। उनका नजरिया यह था कि दिमाग एक बहुत ही जटिल व्यवस्था है जिसे समझने के लिए एक पूरे नए फ्रेम की जरूरत है। और इस नए फ्रेम को बनने में काफी लंबा समय भी लगा। गिलफोर्ड ने 1956 में पहली बार अपना मॉडल पेश किया था, जिसे बाद में 1977 में और ज्यादा मॉडिफाई किया गया। हाँ, इस थ्योरी को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि दिमाग को एक 3D क्यूब यानी एक घन के रूप में देखा जाए। इमेजिन कीजिए एक बड़ा सा रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब, ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, क्योंकि ट्रेडिशनल IQ टेस्ट तो शायद उस रूबिक्स क्यूब के सिर्फ एक हिस्से या एक रंग को ही देखते थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन गिलफोर्ड ने कहा कि इस क्यूब के 3 मुख्य हिस्से या डायमेंशंस हैं जो अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ ट्विस्ट और टर्न होते हैं। पहला डायमेंशन है कंटेंट्स, दूसरा है ऑपरेशंस और तीसरा है प्रोडक्ट्स। तो इस दिमागी रूबिक्स क्यूब के हर एक हिस्से को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला जो कंटेंट्स डायमेंशन है, उसमें 5 प्रकार बताए गए हैं। ये वो कच्चा माल या जानकारी है जिस पर हमारा दिमाग काम करता है। जैसे कि विजुअल और ऑडिटरी। हाँ, विजुअल यानी जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, ऑडिटरी जो आवाजें हम सुनते हैं, फिर आता है सिंबॉलिक जैसे नंबर्स या अल्फाबेट्स जिनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता जब तक दिमाग उन्हें न पढ़े। और चौथा है सिमेंटिक यानी शब्द और उनके अर्थ, चाहे वो बोले जाएं, लिखे जाएं या दिमाग में सोचे जाएं। और 5वां है बिहेवियरल यानी दूसरे लोगों के व्यवहार और जज्बात को समझना। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलना तो काफी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर गिलफोर्ड का दूसरा डायमेंशन पिक्चर में आता है, ऑपरेशंस डायमेंशन। ये बताता है कि दिमाग उस कच्चे माल के साथ आखिर करता क्या है। इसके भी 5 प्रकार हैं। पहला है कॉग्निशन यानी किसी चीज को समझना, और दूसरा मेमोरी होगा यानी उस जानकारी को याद रखना। सही। तीसरा और चौथा हिस्सा थोड़ा ध्यान से समझने वाला है, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन और कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन को मैं दिमाग का ब्रेनस्टॉर्मिंग कहना पसंद करता हूँ। मान लीजिए किसी को एक पेपर क्लिप दी जाए और पूछा जाए कि इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और अगर वो 50 अलग-अलग अजीब से इस्तेमाल बता दे तो वो डाइवर्जेंट प्रोडक्शन कर रहा है। एग्जैक्टली। ये पूरी तरह से क्रिएटिविटी से जुड़ा है, जिसे हमारे आम स्कूल रेयरली टेस्ट करते हैं।
वहीं दूसरी तरफ है कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, जिसका मतलब है बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा करके किसी एक सटीक और सही जवाब तक पहुंचना। जैसे 4 ऑप्शंस वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सही जवाब ढूंढना। ये तो स्कूल्स में बहुत होता है। और इसका आखिरी ऑपरेशन है इवैल्यूएशन, चीजों को परखना और निर्णय लेना। अब इन दोनों के मिलने के बाद तीसरा डायमेंशन बनता है प्रोडक्ट्स, यानी इस पूरे ऑपरेशन के बाद दिमाग से निकलकर क्या आता है। इसके 6 प्रकार हैं: यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस और इम्प्लीकेशंस। एक छोटा सा उदाहरण लेती हूँ हमारे सोच से। अगर किसी को बिना किसी संबंध वाले शब्दों की एक लंबी लिस्ट याद करने को कहा जाए तो इसमें कंटेंट सेमांटिक होगा क्योंकि शब्द हैं, ऑपरेशन मेमोरी होगा और प्रोडक्ट शब्दों का याद आना यानी यूनिट्स होगा। तो बहुत सटीक उदाहरण दिया। तो अगर हम थोड़ा मैथ लगाएं, 5 कंटेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 5 ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 6 प्रोडक्ट्स, ये तो 150 हो गए। हाँ, इस दिमागी क्यूब में पूरे 150 सेल्स बनते हैं, 150 अलग-अलग तरीके जिससे दिमाग काम कर सकता है और इनमें से 100 से ज्यादा तो एम्पेरिकल तौर पर वेरीफाई भी हो चुके हैं। पर दिमाग को इतने छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना, क्या ये प्रैक्टिकल है? मेरा मतलब है स्कूल काउंसलर्स के लिए तो ये बहुत जटिल हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ी आलोचना थी इस मॉडल की। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने पॉइंट आउट किया कि गिलफोर्ड के जो फैक्टर्स हैं वो इतने ज्यादा नैरो और स्पेशलाइज्ड हैं कि उनका एजुकेशनल या वोकेशनल गाइडेंस में ज्यादा फायदा नहीं होता। अब कोई करियर काउंसलर एक बच्चे के 150 माइक्रो स्किल्स तो नापने से रहा। सही बात है, इतने छोटे हिस्सों में बांटने से इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कम जरूर हो गई। हालांकि टेस्टिंग की दुनिया में इनका योगदान बहुत बड़ा है, पर इस जटिल मैथ से बाहर निकलने की जरूरत थी। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब एंट्री होती है हार्वर्ड गार्डनर की। हाँ, 1983 में उनकी मशहूर किताब आई थी फ्रेम्स ऑफ माइंड। गार्डनर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट जीरो का हिस्सा थे। उन्होंने इंटेलिजेंस को सिर्फ एक ब्रेन प्रोसेसिंग या मैथ के हिसाब से नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसे बायोलॉजी और कल्चर के नजरिए से देखा। गार्डनर का मानना था कि बुद्धिमत्ता कोई ऐसी चीज नहीं जिसे सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट से नापा जा सके। उनके अनुसार इंटेलिजेंस एक बायोसाइकोलॉजिकल पोटेंशियल है, मतलब दिमाग की वो क्षमता जो किसी कल्चरल सेटिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आए। बिल्कुल। और ऐसी आम क्षमताओं को उन्होंने ऐसी इंटेलिजेंस नहीं बोल दिया। उन्होंने 8 कड़े क्राइटेरिया तय किए, जैसे ब्रेन डैमेज से आइसोलेशन, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और उस फील्ड में प्रोडिजीज का मिलना। इन कड़े मापदंडों के बाद ही उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस दी, जिसमें 9 अलग-अलग तरीके के स्मार्ट होने की बात की गई। एक तरह से मान लीजिए दिमाग में 9 पूरी तरह से अलग एप्स हैं। चलिए इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहली ऐप है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जो भाषा और शब्दों पर पकड़ रखते हैं, जैसे वकील, कवि या लेखक। और दूसरी है लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये वही पुरानी इंटेलिजेंस है जिसे स्कूल्स में पूछते हैं, लॉजिक, नंबर्स और साइंटिफिक थिंकिंग वाली। तीसरा नाम आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस का, रिदम और टोन्स की समझ। चौथी बहुत ही खास है, बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, अपने पूरे शरीर को बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करने की काबिलियत, जैसे एथलीट्स या डांसर्स। और ध्यान दीजिए, इसमें सर्जन्स भी आते हैं जिनके हाथों का कोऑर्डिनेशन बेहद सटीक होना चाहिए। हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है पहली बार में कि एक सर्जन और एक एथलीट की इंटेलिजेंस सेम कैटेगरी में आ सकती है। खैर, 5वीं क्षमता है स्पेशल इंटेलिजेंस, जगह और पैटर्न्स को विजुअलाइज करना, जैसे आर्किटेक्ट्स या पायलट्स। और छठी क्षमता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरे लोगों को समझने की काबिलियत। एक रूम में घुसते ही माहौल पढ़ लेना, दूसरों के जज्बात समझना, ये बेहतरीन लीडर्स और टीचर्स बनते हैं। और इसके ठीक उलट 7वीं काबिलियत है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये खुद के अंदर झांकने और खुद को पूरी तरह समझने की शक्ति है, अपनी कमजोरियों और ताकत को पहचानना। 8वीं इंटेलिजेंस, जिसे बाद में जोड़ा गया, वो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्रकृति, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को पहचानना। बॉटनिस्ट्स और नेचर लवर्स इसका बड़ा उदाहरण है। और आखिरी यानी 9वीं क्षमता है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, जिंदगी और ब्रह्मांड के बड़े सवालों पर विचार करना। अब देखिए, ये समझना आखिर जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारे स्कूल सिस्टम्स पूरी तरह से सिर्फ पहली 2 इंटेलिजेंसेस पर फोकस करते हैं, लिंग्विस्टिक और लॉजिकल मैथमेटिकल वाले। हाँ, जो बच्चे दूसरी फील्ड्स में आगे होते हैं, खासकर बॉडीली काइनेस्थेटिक वाले, जो लगातार एक जगह नहीं बैठ सकते, उन्हें गलती से लर्निंग डिसेबल्ड या ADD बोल दिया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता,
अडल्ट्स भी ऐसी डेस्क जॉब्स में फंसे रहते हैं जहां उनकी बॉडीली काइनेस्थेटिक या नेचुरलिस्टिक ताकत का कोई इस्तेमाल नहीं होता। वो शायद फॉरेस्ट रेंजर बनकर ज्यादा खुश होते। बिल्कुल, पर इस थियरी की भी तो आलोचनाएं हुई होंगी ना? हाँ, साइंस में तो हर चीज पर सवाल उठते हैं। कुछ दिग्गज मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना की कि ये 9 प्रकार दरअसल अलग अलग इंटेलिजेंसेस नहीं, बल्कि सिर्फ कॉग्निटिव स्टाइल्स हैं और इन्हें स्ट्रिक्टली मेजर करना बहुत मुश्किल है। ये बात भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन गार्डनर ने दिमाग को देखने का दायरा जरूर बड़ा कर दिया। अब जहां गार्डनर ने अलग अलग फील्ड्स बताए, वहीं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इस बात पर ध्यान दिया कि दिमाग काम कैसे करता है, उसके प्रोसेसेस क्या हैं। सही कहा। स्टर्नबर्ग ने 1985 में अपनी ट्रार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पेश की। उन्होंने बुद्धिमत्ता को 3 मुख्य हिस्सों या सब थ्योरीज में बांटा। पहली थी कंपोनेंशियल, या जिसे एनालिटिकल सब थ्योरी कहते हैं। ये वही हिस्सा है जो एकेडमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जिनका एक सही जवाब होता है। बिल्कुल। इसमें 3 लेवल्स होते हैं। मेटा कॉम्पोनेंट्स जो प्लानिंग करते हैं, परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट्स जो एग्जीक्यूट करते हैं, और नॉलेज एक्विजिशन यानी नई जानकारी को समझना और स्टोर करना। तो ये तो स्कूल वाली इंटेलिजेंस हो गई। उनकी दूसरी सब थ्योरी थी एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव सब थ्योरी। ये पूरी तरह से नई और अनजान सिचुएशन से डील करने के बारे में है। इसमें 2 हिस्से आते हैं, नॉवेल्टी और ऑटोमेशन। नॉवेल्टी का मतलब बिल्कुल नए प्रॉब्लम को क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करना, और ऑटोमेशन मतलब किसी नए काम को इतनी बार रिपीट करना कि दिमाग को उसके बारे में एक्टिवली सोचना ही ना पड़े, जैसे गाड़ी चलाना सीखना। और फिर आती है तीसरी सब थ्योरी, जिसे कंटेक्चुअल या प्रैक्टिकल सब थ्योरी कहते हैं। इसे आम बोलचाल में स्ट्रीट स्मार्ट्स भी कहा जाता है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं, एडेप्टेशन, शेपिंग और सिलेक्शन। इसे हम रियल वर्ल्ड उदाहरणों से समझते हैं। पहला है एडेप्टेशन, खुद को माहौल के हिसाब से ढालना, जैसे मौसम ठंडा होने पर गर्म कपड़े पहनना। और दूसरा स्टेप आता है शेपिंग, जब आप माहौल को ही अपनी जरूरत के हिसाब से बदल देते हैं। जैसे अगर एक टीचर शोर मचाते बच्चों से परेशान है, तो वो नियम ही बदल देती है कि बोलने से पहले हाथ उठाना होगा। और तीसरा स्टेप है सिलेक्शन, जब कुछ भी बदला ना जा सके तो पूरा नया माहौल चुन लेना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो बेहतर जिंदगी के लिए किसी नए देश में जाकर बस जाते हैं। ये उदाहरण बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है। स्टोलबर्ग के हिसाब से सच में सक्सेसफुल वही है जो इन तीनों यानी एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल का संतुलन बना सके। अपनी कमजोरियों की भरपाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसकी भी आलोचना हुई। एक बड़ी आलोचना ये सामने आई कि ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस दरअसल सिर्फ एक टास्क स्पेसिफिक नॉलेज है, और ट्रेडिशनल आईक्यू अभी भी इंसान की आमदनी और करियर की कामयाबी से काफी हद तक सीधा जुड़ा हुआ है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो दिमाग किसी एक आईक्यू टेस्ट में कैद नहीं किया जा सकता। गिलफर्ड के 150 ब्लॉक से लेकर गार्डनर के 9 अलग-अलग स्मार्ट्स और स्टर्नबर्ग के प्रैक्टिकल स्ट्रीट स्मार्ट्स तक, ये सारी थ्योरीज हमें बताती हैं कि इंटेलिजेंस अलग-अलग रूप में ढलती है। हर एक व्यक्ति का दिमाग दुनिया की समस्याओं को सुलझाने का अपना एक अनोखा ब्लूप्रिंट लेके पैदा होता है। स्टर्नबर्ग का एडेप्टेशन और गार्डनर का बायोसाइकोलॉजिकल पोटेंशियल दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि हम अपने माहौल में कैसे ढलते हैं। अब सोचिए आने वाले कल के बारे में, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी हमारी आम जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, जब हमारा माहौल ही डिजिटल हो जाएगा। ये तो सोचने वाली बात है। तो क्या उस डिजिटल और वर्चुअल माहौल में ढलने के लिए इंसानी दिमाग किसी ऐसी नई इंटेलिजेंस या क्षमता को जन्म देगा जिसका अभी तक हमने नाम भी नहीं सोचा है? क्या वर्चुअल इंटेलिजेंस जैसा कोई नया फैक्टर सामने आएगा? यह आने वाले समय के लिए एक बहुत ही गहरा विचार है, जिसे सुनने वालों को जरूर अपने दिमाग में रखना चाहिए।